गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। लास्ट क्लास तक का कोई डाउट किसी का? सर एक सर क्वेश्चन मिला था मैंने आपको। सर वो आर्क वाला सर दोबारा बता दीजिए सर। कौन से वाला? सर जो लास्ट क्वेश्चन कराया था आपने। क्वेश्चन याद दिला मुझे, क्वेश्चन याद नहीं आ सर रहा। वो जो सर रैंडम एंगल्स पे सर थे सर। एक सर इनफाइनाइट वायर थी और याद आ गया, आ गया। ये सर ऐसे जा रही है इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा की, और ये एंगल अल्फा, और इस एंगल अल्फा के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यहां पे कहीं पॉइंट है ए। ये एंगल अल्फा बाय 2, ये एंगल अल्फा बाय 2, और इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यही क्वेश्चन था। ये सर अब सिंपल, पहले एक वायर को सोच, नीचे वाली वायर, इस वायर को अलग से बना ले। ये ऐसे चल रही है और यहां पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या किया, रेफरेंस ड्रॉ किया पहले तो परपेंडिकुलर वाला, ठीक। फिर इस वायर के दोनों एंड्स को मुझे ए से ज्वाइन करना है, तभी एंगल डिफाइन कर पाऊंगा। यस सर। भाई यहां से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल एक θ1 या θ2 बनेगा, और दूसरा एंड तो इन्फिनिटी पे है, उसे ज्वाइन करने के लिए ए से जो लाइन जाएगी वो इसके पैरेलल ही जाएगी, ऐसे जाएगी बेटा। यस सर। अब हमने सीखा था कि स्ट्रेट लाइन जिसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है लैम्डा की, उसको हम आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पूरी स्ट्रेट लाइन को, जिसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको ऐसे आर्क से रिप्लेस कर दूं बेटा, इस तरह से इन्हीं दो लाइंस के बीच में। यस सर। तो वही काम मैंने यहां किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और रेफरेंस लाइन यहां पर भी एक बना दी। इन दोनों के बीच में मेरा आर्क आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये तो सेमी सर्कल 1/4 सर्कल बन जाएगा, और इधर ये ऐसे चलेगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यही काम ऊपर वाली वायर के लिए कर ले। ऊपर वाली वायर के लिए परपेंडिकुलर ऐसे चलेगा। ये डिस्टेंस अगर मैं L लेता हूं तो ये भी L होगा, सिमेट्री है, एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट है ये। इससे इस वायर के इस एंड को कनेक्ट किया, दूसरे एंड को कनेक्ट करना है तो ऐसे पैरेलल जाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ही आर्क आएगा। तो आर्क ऐसे स्टार्ट होगा, यहां से इधर, और यहां इधर चलेगा ऐसा सेमी सर्कल 1/4 सर्कल। क्या ये बात क्लियर? यस सर। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व और अच्छा होना चाहिए था, बट समझ में आ रहा होगा। यस सर, आ रहा है। एक आर्क बन गया है जिसका रेडियस L का है, और इसका ये वाला एंगल जो है ये अल्फा का होगा, यानी कि ये बाकी का एंगल जो है ये 2 पाई माइनस अल्फा का होगा। यस सर। अब इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी, इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाय L इंटू साइन ऑफ अल्फा बाय 2 मींस 2 पाई माइनस अल्फा बाय 2। अल्टीमेटली वो अल्फा बाय 2 ही बन जाएगा। पाई माइनस अल्फा बाय 2 साइन पाई माइनस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 ही होता है, लेकिन यहाँ पे L नहीं दे रखा था तो L की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमें दे रखा था डिस्टेंस R का, ये एंगल अल्फा बाय 2 का, तो ये लेंथ आ जाएगी R साइन अल्फा बाय 2, R साइन अल्फा बाय 2, ठीक। और यहां पर भी वही आ रहा है साइन अल्फा बाय 2, ये भी कट गया, तो आंसर तो बहुत इजी फॉर्म में आ गया, 2k लैम्डा बाय R। सर उसका डिस्टेंस अल्फा बाय 2 कैसे हुआ? अल्फा बाय 2 डिस्टेंस कौन सा? ये वाला डिस्टेंस,
आपने बोला ना अल्फा बाय 2 डिस्टेंस हो गया आर के नीचे। एल की वैल्यू आर साइन अल्फा बाय 2 हुई बेटा। अच्छा अरे ट्रिगो हाँ यूज सर। करो ना। हाँ सर समझ गया ये एल है, ये आर है, मिस्टेक हो गया था। अल्फा बाय 2 है, ये हाँ एंगल सर। है। सर आपने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे सर डिस्कस कर दीजिए सर। सर एक डीपीपी का क्वेश्चन चैट में भेजा है, उसको एक बार प्लीज देख लीजिए। A thin wire ring of radius r carries a charge q. Find the magnitude of electric field strength on the axis of the ring as a function of distance L from the center. Investigate the obtained function for L very greater than r. Find the maximum strength, magnitude and corresponding distance. ये तो आसान सा है, क्या हो गया भाई? सर आंसर मैच यहाँ पे आर लेस देन होना चाहिए ना, वेरी लेस देन। नहीं, बड़ा भी हो सकता है। सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, सॉल्वेबल तो है बट आंसर मैच नहीं कर रहा था। देख, रिंग दे रखी है, डाटा दे रखा है, रेडियस आर, चार्ज क्यू और रेडियस आर। इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एल। ये डिस्टेंस एल है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द ऑपरेंट फंक्शन। अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर। ठीक, ये तो फॉर्मूला मिल गया जो हमने ड्राइव भी किया था। अब वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन फंक्शन एज एट एल वेरी ग्रेटर देन आर। अगर एल आर से बहुत बड़ा है, एल आर से बहुत बड़ा है, तो एल के कंपैरिजन में मैं आर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, यस सर। लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ एल आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा भाई, के क्यू एल अपॉन एल क्यूब। यस सर। एक एल कट जाएगा तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन एल क्यू एल स्क्वायर। यस सर। मतलब बहुत दूर डिस्टेंस के लिए ये रिंग एक पॉइंट चार्ज का काम कर रही है। यस के क्यू बाय एल स्क्वायर। भाई एक पॉइंट चार्ज रख दूं क्यू और इससे एल डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो यही आती है। यस सर। याद आ रहा है सर, बेसिक Yes, sir. फॉर्मूला? यानी Yes, कि sir. ये रिंग उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो पॉइंट उसकी एक्सेंटर से बहुत दूर है उसके रेडियस के कंपैरिजन में, तो मैं कह सकता हूं कि वो रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रही है। क्या ये बात सर, क्लियर? यस यस सर। सर आपने जो सर होमवर्क दिया था दे सर, रखा है उसका। उसका सर बहुत ही लंबा आंसर आ रहा है सर, जो आपने विंग सर हॉरिजॉन्टल में दी थी और सर ऊपर मतलब वर्टिकल में सर चार्ज था। बेटा उसमें पोजीशन कहां है ये नहीं निकालना, उसमें ये निकालना था पोजीशन कितनी है और वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। सर आपने कहा ये था ना इसका- एक्स निकालना अभी equilibrium अभी ये डिस्कस नहीं करूंगा, शाम को एक क्लास है आपकी, ट्यूटोरियल क्लास, पता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर उसमें आगे ये भी है। उसमें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बेटा, है सर बेटा? इसका आंसर अलग आ रहा है। सर मैंने सर आपको कल एक क्वेश्चन करा था व्हाट्सएप सर, जिसमें मैंने आपको ना उसका सोल्यूशन भी करा था, मतलब मेरा सोल्यूशन उसका सर, सोल्यूशन इस मैच नहीं हो रहे थे, मतलब मेरा और एक बार हाय हेलो भेजेगा कुछ? यस सर। सर इस सर एक क्वेश्चन डीपीपी का का आंसर क्वेश्चन अलग था, दे वो रखा है। आंसर मैच नहीं करा, मैंने सॉल्व करा और आंसर भी गिवन था। मैं देख रहा हूँ बेटा, मेरे सामने आया है। प्रॉब्लम आ रही है। किसमें? पेंडुलम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ, उनमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। पेंडुलम वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था। मैं भी देखता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे सामने है। Point charges 4q minus q and 4q kept on a smooth horizontal surface on the y-x-axis at point 0, a and 2a respectively. The correct option is R. Only minus q is in stable equilibrium. All the charges are in unstable equilibrium. देख भाई, 4q और बीच में कहीं q है, कहाँ रखे हुए हैं? 0, a and 2a पर 0 और यहां माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस ए का है, ये डिस्टेंस ए का है। ठीक है जी। अब इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करनी है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल। ध्यान से देख बेटा, ये 4q इस माइनस q को अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? यस ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, बढ़िया इक्विलिब्रियम बनी हुई है।
लेकिन अगर मैं इसके थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा और इसका अट्रैक्टिव फोर्स वीक रह जाएगा। हाँ सर हाँ। इधर ही चला जाएगा ये। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? बस समझ गया, गलती समझ गया। सर एक डाउट थी सर। बोल बेटा। सर वो आपने रॉड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, वो रॉड वाला, उसमें फाइनाइट लेंथ की। सर कोई भी सर, जो इंटीग्रेशन करते समय जो -θ1 से θ2 लिए थे, वो कैसे सर? थोड़ा वो समझ नहीं आया था। देख बेटा, ये वायर थी, यहां पॉइंट था और एंगल मैंने मेजर किया था इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ, और मैंने वेरिएबल एंगल थीटा लिया था यहां पर, और मैं इनको ज्वाइन करूं अगर एंड से, तो एक एंगल नीचे वाला मैंने लिया था θ1 और ऊपर वाला एंगल लिया था θ2। अब मैं थीटा को कैसे वेरी करूं कि पूरी लेंथ कवर हो जाए? आप बताओ। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये केस देख कि ये वायर है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने ये रेफरेंस ले लिया, ठीक, मैंने यहां से कोई एक एंगल, वेरिएबल एंगल थीटा लिया। अब मैंने क्या किया, इसको इसके दोनों एंड से कनेक्ट किया, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। अब मैं थीटा को कैसे वेरी करूं कि ये पूरी लेंथ कवर हो जाए? सर फर्स्ट केस में -θ1 से θ2। पहले वाले जो पहले ने बताया था, किसने बताया था पहले आंसर? किसका डाउट था ये? सर मेरा था। हाँ, आप बताओ, इस केस में मैं थीटा को कैसे वेरी करूं कि पूरी लेंथ कवर हो जाए? सर जो आपने ही बताया था सर कि अगर नीचे जा रहे हैं तो नीचे आए तो वो पॉजिटिव। मैंने जो बताया उसे भूल जा, अभी मैंने तो गलत बताया था। अब ये सोच कि अब तू क्या करेगा, इसमें लिमिट क्या लगाएगा? सर पता नहीं भाई, थीटा यहां पर दिया है, थीटा को कैसे वेरी, अच्छा इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी आती है? हाँ सर। ये एक स्ट्रेट रॉड है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से। तो आपने कहा भाई ये डिस्टेंस मान लो ए का है और ये डिस्टेंस सपोज बी का है, या इसे छोड़ो बी का, इसकी लेंथ मान लेता हूं एल की है, और मैंने एक एलिमेंट लिया इसमें, इस रेफरेंस से एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट dx, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली dE, और dE को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेकिन वेरिएबल है x, x एक वेरिएबल है, x को कहां से कहां तक वेरी करे कि ये पूरी वायर कवर हो जाए? सर 0 से L तक सर। भाई 0 से L तक? अरे x डिस्टेंस में ये 0 लेगा तो यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सर A से A प्लस L तक सर। A से A प्लस L तक, ये समझ में आया कि मैंने x को पहले यहां रखा इतना, फिर बढ़ाते रहते यहां ले गया। अब ये थीटा एक वेरिएबल है, थीटा को मैं यहां से स्टार्ट करके यहां तक ले जाऊं तो पूरी लेंथ कवर हो जाएगी। जी सर। तो मैं थीटा को वेरी करूंगा θ1 से θ2 तक। अच्छा, इसमें भी θ1 से θ2 वेरी करूं, इसमें भी θ1 से θ2 वेरी करूं, तो रिजल्ट तो सेम आ जाएगा। तो इस केस और इस केस में फर्क क्या रह गया फिर? तो इस केस में इंटीग्रेशन में -θ1 से θ2 तक करूंगा तभी तो पूरी लेंथ कवर होगी। भाई थीटा के लिए तो मैंने ये डायरेक्शन ली थी, इसके अपोजिट देखूंगा तो नेगेटिव में लूंगा इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद मुझे एक रिजल्ट मिल गया, उस रिजल्ट में कहीं θ1 है कहीं θ2 है। अब θ1 तो हो सकता था 30 डिग्री मान लो, θ2 हो सकता था सपोज 45 डिग्री, तो उस रिजल्ट में मैं θ1 की जगह पे 30 डिग्री ही पुट करूंगा या -30 पुट करूंगा? सर 30 सर। भाई θ1 को मैंने -θ1 तो यहां कर ही दिया था, θ1 की अपनी वैल्यू तो 30 ही पुट करूंगा, θ2 की वैल्यू 45 ही पुट करूंगा, तभी रिजल्ट वैलिड रहेगा। यानी कि इन क्वेश्चंस के लिए तो मुझे समझ में आया θ1 30, θ2 45 पुट करना है। लेकिन अगर सिचुएशन ये आ गई, ये तो उससे डिफरेंट है, इसमें तो इंटीग्रेशन मैंने किया था θ1 से θ2 तक और रिजल्ट कुछ और मिलेगा, वो वाला नहीं मिलेगा जो पहले मिला था, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा। अब मैं इसका भी रिजल्ट याद करूं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल ही हो जाएगी, हर केस के लिए एक नया फॉर्मूला बनाता रहूं। तो मैंने कहा भाई ये नहीं करूंगा मैं काम। इसके लिए मैंने कहा कि अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 45 डिग्री का है, बड़े वाला एंगल
45 डिग्री का, छोटा एंगल 30 डिग्री का। तो इसी फॉर्मूले में θ1 को मैं अगर -30 और 30 डिग्री और θ2 को अगर मैं 45 डिग्री पुट कर दूं तो मेरा वही रिजल्ट काम आ जाएगा, मुझे नया रिजल्ट ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। सर आपको मैंने आंसर भेज दिया। बेटा आज फिर क्लास डाउट क्लास ही बन जाएगी अगर ऐसे डाउट्स आते रहे तो। सर आगे करवा दीजिए। मैंने आज क्लास रखी है इसलिए। अच्छा ये मैं बताता हूं, आपका अप्रोच ठीक है बेटा, ये अप्रोच में कोई गड़बड़ नहीं है जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया, लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा वाला जो केस है। सर पर आंसर सेम नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की लेंथ L दे रखी है और तीनों में चार्ज डेंसिटी लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा और माइनस लैम्डा ऐसी दे रखी है बेटा। हाँ सर मेरा आंसर भी सेम नहीं आया, ऊपर 3 आया था लेकिन आंसर में जो था 3 नहीं था। हाँ सर, हाँ सर, हो सकता है आंसर गड़बड़ दे रखी हो, चेक यस कर सर, लेते हैं। डीपीपी 6 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस लैम्डा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं आर्क से, इसको इस आर्क से, दोनों में लैम्डा लैम्डा, और इसको इस आर्क से, लेकिन यहां से यहां तक माइनस लैम्डा, ऐसे ही होगा। यस सर, यस सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक लैम्डा वाला केस ले रहा हूं, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। यस सर। इसे मान लिया E1, तो इसकी वजह से इस तरफ होगी E1, और इसकी वजह से ये नेगेटिव है तो नीचे होगी E1। यस सर। यस सर। ये E1 और ये E1 120 पे है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी E1 ही आएगा, तो नेट आंसर 2E1 हो जाएगा। नेट आंसर इज 2E1। यस सर। अब E1 क्या है, 2k लैम्डा अपॉन R, मींस ये डिस्टेंस को मैंने अभी R मान लिया, रेडियस, इनटू साइन ऑफ 120 डिग्री बाई 2, यानी कि 2k लैम्डा इंटू √3/2। लेकिन ये R, अच्छा 2 यहां पर भी और भी था, ये लो जी। लेकिन ये R क्या है ये मुझे निकालना पड़ेगा। लेंथ है L की, तो इसका एल्टीट्यूड होगा √3/2 टाइम्स L, एल्टीट्यूड, और ये वाला पार्ट उसका 1/3 होगा। 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया L/2√3, यानी कि R की जगह पे आएगा L/2√3। ये 2 कैंसिल कर दिया, यहां पर √3 ऊपर ले गया तो ये 3 हो गया, 3 4 12, 12k लैम्डा बाय L। क्या ये आंसर दे रखा है? यस सर, वो k को फिर नीचे एप्सिलॉन नॉट में करके 3, k को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट L। सर यही आया, लेकिन डीपीपी में गलत आंसर सही कर रखा है। चलो ये आंसर ठीक है, कर लेना बेटा, ये आंसर ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो कल के टेस्ट के लिए अभी तक जो पढ़ाया है उतना ही करना है, आज जो पढ़ा रहा हूं वो कल के टेस्ट में नहीं आएगा। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। डाउट्स हो गए बहुत, आधा घंटा निकल गया डाउट्स में। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। किसी का माइक ऑन है बेटा? ऋषभ कुछ कहना है? आपका हैंड रेज हो रहा है। नो सर, वो पहले किया था पूछने के लिए। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं बेटा ये इमेजिनरी लाइंस। हाँ बेटा। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है सर, क्यों सर वेबसाइट से ले रहे हैं? सर वेबसाइट से ज्वाइन किया है इसलिए सर सेंटर्स पे लिंक भेज दीजिए।
जिससे कि हम वे लिंक से ज्वाइन कर सकें। आप कौन से सेंटर पे हो? सर कौन से सेंटर पे हो बेटा? आप, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आगरा कह रहा है आई थिंक। आगरा, मैं भिजवाता हूँ बेटा। कर रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, जो एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आइडिया देती है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं जिसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता पाए, उसे मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक लाइंस। अगर मैं इसके लिए कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ करूं, इससे दूर जाती हुई, अब इन लाइंस के किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे यहां देखना है ए पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट तो खुद स्ट्रेट लाइन होती है, तो इस पे टेंजेंट इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, आप वो एक एक करके नोट करते रहें। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस is always start from positive charge and terminate at negative charge. इसे कंप्लीट कर लो। Electric lines are discontinuous curves, start from positive and end at negative. रिपीट कर दीजिए। Electric lines are discontinuous curves, डिसकंटिन्यूस में लिख दूं तो ये कंप्लीट ठीक नहीं होगा, एक पर्टिकुलर रेंज में तो मैं इसको कंटिन्यूस कह सकता हूं, डिसकंटिन्यूस वर्ड हटा लो। इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये बढ़िया है। सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, tangent on the electric lines of forces gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that particular point. यानी कि tangent on the electric lines of forces gives the direction of electric field at that particular point. जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को ऐसी कोई इलेक्ट्रिक लाइन दे रखी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दे रखा है कुछ, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, उस पॉइंट पे कितनी क्या डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस पर टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है सर? यस सर। सर एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो ना। फर्स्ट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज हो ही ना, सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, तो वो इन्फिनिटी से आएंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। मान लो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होके
इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, जैसे इस केस में हो रहा है ही नहीं नेगेटिव, तो टर्मिनेट कहां होंगी, इन्फिनिटी पे चली जाएंगी। क्या ये क्लियर? Yes, sir. clear. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में भी आता है, पूछा जाता है, और कॉम्पिटिशन लेवल पे तो कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, उसका रीजन देखो भाई। मान लो ये दो लाइंस हैं, मैंने मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होनी चाहिए, लेकिन इस कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट तो इधर आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो दो कैसे पॉसिबल है? एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन में होगी। टेंजेंट बन रही। बिल्कुल, दो टेंजेंट पॉसिबल है, मींस दो डायरेक्शन दिखा रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भाई एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, दो डायरेक्शन में कैसे हो जाएगी? इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है सर, सेम सोर्स की नहीं करेंगी ना? नहीं, कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअली में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं। अभी मैं कुछ और इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करूंगा, अगर एक से ज्यादा सोर्सेज होंगे तो भी ये कंडीशन वैलिड है। ओके सर, ठीक। तो जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस थी वैसी ही हो जाती है ये, अगर दो डिफरेंट सोर्सेज आ जाए। थोड़ा सा फर्क है बस मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस में। मैग्नेटिक लाइंस तो आपने 10th में पढ़ी है। यस सर। मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस में एक फर्क है कि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। यस सर। मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। नोट कर लो, ये नेक्स्ट पॉइंट ही है। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। सर तो ये कैसा बनाते हैं? ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अभी तो मैंने एक ही केस लिया, अभी मैं बहुत सारी बना के दिखाता हूं, फिर बाकी पॉइंट्स तभी लिखवा दूंगा, नोट करते जाओ साथ साथ। पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, हम डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक लाइंस बना रहे हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। बोल बेटा। सर ये कौन सा सर फॉर्म नहीं बनाता है सर इलेक्ट्रिक लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई उसी पे घूम के वापस आ गई। आपको मैग्नेटिक लाइंस अगर याद हो, यहां नॉर्थ पोल लो, यहां साउथ पोल, तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस आप ऐसे ड्रॉ करते थे, यहां तो बाहर जा रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अब कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, उससे और आइडिया मिल जाएगा। पहला केस, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये तो मैं बना भी चुका हूं ऑलरेडी। ये सब फिगर्स भी बनानी आनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती हैं ड्रॉ करने के लिए। दूसरा केस, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, रहेंगी ऐसे ही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये दोनों केस क्लियर हैं? यस सर। यस। मान लो मैंने एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव, सपोज इक्वल क्वांटिटी का ले लिया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई। बाकी लाइंस इस तरह से जाएंगी। सर डिफरेंट मैग्नीट्यूड से कुछ चेंज आता? बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज आता, अभी बताता हूं उसके बारे में बेटा।
इस तरह से बनता है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू, इस तरह से अभी भी देख लो, ये दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लक्ष्य क्लियर है? यस सर। एक सिंगल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है एक्चुअल में वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। इलेक्ट्रिक लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही हैं। तो कहीं पर भी अगर मुझे निकालना है, लॉजिकली भी देखो इसमें, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस टेंजेंट के अलोंग आएगा, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट आएगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही हैं। तो एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज्यादा डायरेक्शन में कैसे हो सकती है? वो तो एक ही डायरेक्शन में होगी। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है सर, क्लियर है अभी। ये केस भी क्लियर? दूसरा पॉइंट मैं इसी पिक्चर से बता दूं आपको, या इससे भी समझ सकते हो। आप ये देखो, मैं अगर ये वाला केस लेता हूं, इस केस में ये पॉइंट चार्ज, इसके अराउंड मैंने एक छोटा सा स्फीयर एज्यूम किया, छोटा सा स्फीयर एज्यूम किया। तो इस स्फीयर में से कुछ लाइंस क्रॉस करके जा रही होंगी। इस स्फीयर के एरिया में कुछ नंबर ऑफ लाइंस मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है। तो इस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी हम सोच सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ऐसा सोच निकाल सकते हैं हम। यस सर। अगर मैं इसके बजाय यहां पे स्फीयर ले लूं, तो नंबर ऑफ लाइंस तो उसमें से भी उतनी ही पास कर रही हैं, लेकिन उसका एरिया ज्यादा हो गया, तो लाइंस की डेंसिटी पहले से कम हो जाएगी। यस सर। यस सर। यस सर। और ये देखो, पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाते जाते हो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती रहती है। यस सर। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electric field intensity is directly proportional to density of electric lines of forces. मींस जहां पे जितनी ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, मींस उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूर दूर हो रही है, डेंसिटी वीक होती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है, वो वीक हो जाएगी। ठीक है सर, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आपने क्लोज लूप वाला लिख लिया ना, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर एग्जिस्ट क्लोज लूप्स या नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। यस सर, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं जो अभी सिर्फ याद रखना है, रीजन आगे मिलेगा इसका। लिख लो, इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, या इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं, या तो स्टार्ट हो रही होती हैं या टर्मिनेट। भैया कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव होगा तो टर्मिनेट हो रही हैं, लेकिन जैसा भी केस होगा वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेंगी। अब ऐसा रिपीट कर दीजिएगा इसका। इलेक्ट्रिक लाइन electric lines are always perpendicular to the surface of conductor.
अब ये मैंने 3 केसेस अभी ड्रॉ किए हैं, और भी देख लेते हैं। ध्यान रखना ये प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया था। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, ये ले लूं 4Q और यहां ले लिया माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, ठीक। यस सर। अब इनकी Yes, sir. लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होनी है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होनी है, कर दी भाई एक। दूसरी कुछ इस तरह से जाएगी, तीसरी ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है पहले वाले डायग्राम और इस डायग्राम में? डेंसिटी शिफ्ट हो गई 4Q की तरफ। हाँ, डेंसिटी में फर्क नजर आ रहा होगा, मोर इंटेंस। ये इधर शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। यस सर। ये ज्यादा बड़ा है, चार्ज है, तो इसमें से ज्यादा हमें डेंसिटी नजर आएगी, यहां डेंसिटी कम नजर आएगी। ये तो थे, अब भी वही केस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, ठीक। ऐसा करते दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर मैं केस लेके चलता हूं दोनों पॉजिटिव का, ये Q और ये भी Q रेपेल करेंगी। रिपेल करेंगी, तो लाइंस कैसे बनेंगी? देखो, इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यस सर। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां तो इलेक्ट्रिक लाइंस होनी नहीं चाहिए, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और दोनों से ही स्टार्ट हो रही होंगी, दोनों ही पॉजिटिव है, टर्मिनेट अल्टीमेटली कहां होंगी? इन्फिनिटी पर। इस तरह से बनेंगी दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसी अगर ये चार्ज बड़ा और ये छोटा हो जाता तो न्यूट्रल पॉइंट मिडल पे ना होके थोड़ा सा राइट में होता। जी सर। तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता, ये छोटा, मींस ये पूरा कर्व थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता। कह सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। सर एक बार जो लेफ्ट वाला केस है वो रिपीट कर दो प्लीज। ये 4Q है और ये -Q है बेटा। 4Q के पास कोई पॉइंट देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी -Q के पास के कंपैरिजन में। यस सर। मींस यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए इसके कंपैरिजन में, तो यहां नजदीक नजदीक और वहां दूर हो गई उसके कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है बेटा? सर ये फाइनाइट लाइंस क्यों है? कौन सी फाइनाइट लाइंस? ये वाली? यानी कि आप कह रहे थे कि नंबर ऑफ मैं लाइंस ले लूंगा, इससे मैं डेंसिटी निकालूंगा, जैसे दूर जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल नंबर ऑफ लाइंस कैसे लेंगे? बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत सही डाउट है आपका। एक्चुअली तो ये लाइंस इमेजिनरी है, हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने काम को आसान करने के लिए। क्या एक्चुअल में लाइंस होती हैं? चार्ज रख दो, लाइंस नजर आती हैं क्या? नहीं। नो सर। हमने लाइंस बनाई अपने काम को आसान करने के लिए, चीजों को विजुलाइज करने के लिए, और इनके नंबर्स को भी हमने फिक्स किया। लेकिन किस तरह से फिक्स किया ये हम पढ़ेंगे फ्लक्स में। फ्लक्स से लिंक करेंगे हम नंबर ऑफ लाइंस को। अभी नहीं पता, अभी तो हम लाइंस ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं रिलेटिव, कि बड़ा है तो ज्यादा दिखा दी, छोटा है तो कम दिखा दी, लेकिन कितनी दिखानी है वो नंबर डिसाइड करेगा फ्लक्स। ओके सर। एक चार्ज एक्सर्ट करती है, ठीक है, अगर इसके सामने एक डाइपोल आ जाए तो क्या वो स्प्लिट हो जाएगा? दोबारा बता, अलग अलग चार्जेस में। दोबारा बता क्वेश्चन। सर जैसे जो ये फील्ड हैं, फील्ड्स मतलब आगे की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ
एग्जर्ट करती हैं फोर्स, ठीक है। और अगर इसके अंदर जैसे अगर कोई भी चीज आएगी जो भी रिपेल करेगी, वो अगर पॉजिटिव हुई तो रिपेल करेगी। अगर मान लो एक डाइपोल आता है, दो चार्जेस आते हैं, तो क्या वो स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग? एक पॉइंट चार्जेस में अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो? नहीं बेटा, देख डाइपोल का मतलब, वैसे तो मैं डाइपोल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, डाइपोल फिक्स होता है। आप डाइपोल की लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर सकते तो वो डाइपोल किस बात का, वो तो चेंज हो रहा है। अब डाइपोल फिक्स है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक। अब उस पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा, डाइपोल की ओरिएंटेशन। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन टाइम के साथ। ओके सर, थैंक यू। क्या ये सब क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एक लॉजिकल जिसका रीजन आगे मिलेगा। अगर मुझे एक बहुत बड़ी सी शीट दे रखी है जिसपे मैंने पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत बड़ी शीट, प्लेन शीट, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो ऐसे चलती हैं, इस तरफ, और उस तरफ जो होंगी वो उधर जा रही होंगी पॉजिटिव चार्ज से दूर। ये मैंने मानी है लगभग इनफाइनाइट शीट। ध्यान रखना, मैं इसको लेके चल रहा हूं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। Yes, और sir. अगर मैंने ले ली इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर मैं ले लेता हूं, यानी कि ऐसा आ रहा है लाइन चार्ज लैम्डा का है, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस रेडियली आउटवर्ड जा रही होती हैं। अब इस पेज पे तो मैं ऐसा ही दिखा सकता हूं, लेकिन अगर इसे 3D में विजुलाइज करो तो समझो, इधर इस मेरे को देख लो, ये वायर इनफाइनाइट वायर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगी? इधर 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 इधर, यानी कि एक इसको लाइन मानकर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही होंगी अगर ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस होती, जो इसके परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक कर रही होंगी या स्टार्ट हो रही होंगी। क्या ये केस क्लियर? यस सर। सर अगर इनफाइनाइट नहीं हो तो फिर चेंज होगा? अगर फाइनाइट होगा तो चेंज होगा बेटा। देख अगर मैं फाइनाइट लेंथ का ले लूं, ये ए बी ही है, इसकी लाइंस बीच में तो ऐसे होंगी। सोच जरा इस चीज को विजुलाइज कर। देख इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आती है तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फाइनाइट लेंथ जिसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा की है, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होती है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कुछ इस तरफ होगी। यस सर। इधर ज्यादा है, इधर कम है, और ऊपर निकालता हूं तो थोड़ी सी और इधर हो जाएगी, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनेंगी? यहां तो ऐसे, यहां पर ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इधर स्ट्रेट। ये बनेंगी फाइनाइट लेंथ की वायर की इलेक्ट्रिक लाइंस, जो किसी भी पॉइंट पे, देख अगर मैंने पॉइंट यहां लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, पॉइंट यहां लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, पॉइंट यहां लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, वैसे ही मैच कर रहा है कुछ। इलेक्ट्रिक लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर ये चीज? सर एक बार सर डायरेक्शन दोबारा बताना सर, ये सर लेफ्ट वाली राइट वाली। ये तो हमने कितना डेरिवेशन किया यार, क्या हो गया अमन? अरे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जिसमें ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आया था सर, उसी से। अरे वही तो है भाई, मिडल पे है तो ई पैरेलल खत्म हो जाएगा। यस सर।
थोड़ा सा ऊपर गए तो ई परपेंडिकुलर तो रहा, ई पैरेलल भी आ गया क्योंकि ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। थोड़ा सा और ऊपर गए, ई पैरेलल और बच जाएगा क्योंकि कैंसिल करने वाला पार्ट कम, ज्यादा इफेक्ट रह जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शिफ्ट होती जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत इसको लेकर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक जो पड़ा है उसमें? सर एक बार इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वापस बता दीजिए। ये तो अभी याद रखना है बेटा, बट ये ध्यान रखना कि इनफाइनाइट शीट अगर है तो उससे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म भी मिलती है, और वो सारी उस शीट से दूर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो दूर जा रही होगी। अब ये सोच, जरा सोच कि एक शीट है, अगर मैं एक वायर ही लूं, जैसे अब इसमें और इसमें फर्क क्या पड़ा? ये फाइनाइट थी, मिडल पे देखा जितना पोर्शन ऊपर उतना पोर्शन नीचे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर चल गई, ठीक। लेकिन जब मैं इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं, यहां देख रहा हूं, तो जितना ऊपर उतना नीचे मान सकता हूं, भाई ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, भाई नेट इधर आएगी। इसकी बजाय मैं यहां ले लूं तो भी वही सिचुएशन, अरे यहां भी इन्फिनिटी यहां भी इन्फिनिटी। ऐसी सोच कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके ऊपर का पोर्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाए, नीचे वाला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाए, और नीचे भी इन्फिनिटी ऊपर भी इन्फिनिटी, तो जाएगी कहां? सीधी। यहां की बजाय मैं यहां कह दूं तो भी वही लॉजिक लग रहा है, अरे इसके ऊपर कितनी है? इन्फिनिटी। इसके नीचे कितनी है? अरे वो भी इन्फिनिटी। तो दोनों का इफेक्ट नेट इधर ही आएगा। क्या क्लियर? फाइनाइट शीट और फाइनाइट वायर का डायग्राम ऑलमोस्ट सेम बनेगा ना? नहीं, 2D में सेम बन रहा है, 3D में नहीं। समझ इस चीज को। ये इनफाइनाइट वायर शीट या पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस इसी डायरेक्शन में, इधर ही इधर ही इधर ही, इधर नहीं आ रही, इधर नहीं जा रही। लेकिन अगर मैंने वायर ले ली, इधर भी है, 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 वो तो 2D में डायग्राम ऐसे बनाएगा ना। सर मैं फाइनाइट शीट की बात कर रहा हूँ। फाइनाइट शीट में भी 3D में, हाँ, अगर साइड व्यू देखेगा तो यही नजर आएगा, साइड व्यू देखेगा तो यही नजर आएगा। लेकिन फाइनाइट, अगर मैं यही ले लूं, ये फाइनाइट शीट है मेरे पास, इसके एग्जैक्टली मिडल से तो इधर जा रही होगी, इसके इधर आऊंगा तो ऐसे इधर आ रही होगी। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक, और इसके ऊपर जाऊंगा तो ऐसे जाएगी। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? इसकी थिकनेस भी होगी, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है बेटा, आ रही है। अब आवाज नहीं आ रही उसको तो क्या करें? चलो जी, कोई प्रॉब्लम इसको लेकर? नो सर। चलो अब हम बात करते हैं। हाँ बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी को कुछ पूछना है? अजय, आपका माइक ऑन है? नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, एक ने पूछा था, निकिता, सर 4Q एंड Q वाला दोबारा बता दो। देख ले बेटा, 4Q एंड Q, देख ये देख, यहां सोच 4Q और यहां ले Q। अच्छा, ये माइनस Q था, ये माइनस Q की बात कर रहे हैं ना बेटा निकिता, या प्लस Q की? माइनस Q। अब यहां पे देखो कि अगर मैं एग्जैक्टली इसके मिडल पे देखूं, यहां पे किसी पॉइंट पे देखूं, ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, लेकिन ये वीक होगी इसके कंपैरिजन में। क्यों? डिस्टेंसेस तो बराबर, लेकिन चार्जेस ये ज्यादा बड़ा है इसके कंपैरिजन में।
Yes, ये sir. स्ट्रॉन्ग, ये वीक, इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके नजदीक आएगा, बड़े वाले के नजदीक आता है, उससे एंगल Yes, छोटा sir. बनता है। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, ऐसी टेढ़ी जानी चाहिए, तभी टेंजेंट इधर आएगी। Yes, sir. मिडल पर देख भाई, टेढ़ी जाएगी। अगर ये इक्वल थे, इक्वल क्वांटिटी के थे, तो मिडल पर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, जैसे मतलब इसके पैरेलल ही हो गई थी, Yes, sir. और यहां पर ये टेढ़ी क्यों जानी चाहिए, रीजन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Rama. अब वो टेढ़ी करनी है तो समझ में आ गया भी डेंस। और दूसरा लॉजिक कि यहां पे डेंसिटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां के कंपैरिजन में, क्योंकि वो बड़ा चार्ज है, वो छोटा चार्ज है। ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में बेटा कि ऐसे लाइंस दे रखी हैं, कुछ भी आर्बिट इमेजिनरी लाइंस बना दी, ऐसे गई इधर चली गई, ऐसे गई इधर चली गई, फिर ये ऐसे बना दी, यहां पर ऐसे एक और नीचे भी दिखा सकते हो, और यहां कुछ पॉइंट डिफाइन कर दिए, यहां डिफाइन कर दिया ए, यहां डिफाइन कर दिया बी। पूछ लिया अभी ए और बी में से कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? बी। अरे बी पर, बी पे। यहां डेंसिटी कम है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, कम एरिया में उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, यहां ज्यादा एरिया है, यहां कम एरिया है, तो यहां डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइंस की डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। सर बी पे नेगेटिव चार्ज होगा। बी पे नेगेटिव क्यों होगा? सर यहाँ पे सर खत्म हो रही ना लाइन। कहाँ खत्म हो रही है? आगे भी जा रही है, मुझे क्या पता ए कहाँ और जा बी रही तो ए और बी तो पॉइंट है ना। है। ए और बी तो दो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है मुझे पता ही सर नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे मतलब खत्म ही हो रही हो। देख अब तू देख यहाँ, हाँ वो जरूरी नहीं है कि वो खत्म हो रही है, ये लाइंस आ रही थी, यूं जा रही थी, ये इधर जा रही है, तो यहाँ पे मैं मान लूं कि नेगेटिव चार्ज है, नहीं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, पर यहाँ टर्मिनेशन तो दिखाई नहीं रखा, कुछ भी, कुछ पोर्शन दिखा रखा है, ऐसे आगे जा रही है, पीछे और भी कहीं से आ रही है, कुछ रीजन में पूछ लिया भाई यहाँ ए और बी में बता दो कहां पे क्या है। ओके सर। चलो नेक्स्ट। हाँ जी सर, जो आज ट्यूटोरियल सेशन है उसमें इस टॉपिक से भी क्वेश्चन रहेगा? नहीं, ट्यूटोरियल शीट जो ट्यूटोरियल का क्लास जो आज है, आज से पहले जितना भी पढ़ा रखा था आपको, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन, आर्क, सर्कल, डिस्क, ये जो बताया था, इन पे बेस प्रैक्टिस होगी बेटा। ओके सर। सर जो फाइनाइट रोड में भी 3D में बनती है ना लाइंस, फाइनाइट रोड में। फाइनाइट रोड में 3D में, हाँ भाई स्ट्रेट है तो लाइंस तो 3D में बनेंगी बनेंगी। ठीक है सर। चलो अब आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल ने किसको कहा? एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, जब एक फिक्स डिस्टेंस पे हम इसको रख देते हैं तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल, दो पोल्स, टू पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। चार्जेस की क्वांटिटी सेम होती है, चार्जेस की क्वांटिटी सेम, साइन अलग, और वो दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे होते हैं। जनरली एक इंसुलेटेड वायर की हेल्प से दो चार्जेस को यहां फिक्स कर देते हैं, उसे हम कह देते हैं डायपोल। तो डायपोल क्या है ये समझ में आ रहा है? यस सर। इस सिस्टम को क्या है? अब डायपोल जो है वो, उसके बारे में भी एक टर्म डिफाइन कर दी, जिसको एक्चुअली में आगे के फॉर्मूले याद करने आसान हो, इसलिए एक टर्म डिफाइन कर दी, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट
जिसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो किसके इक्वल होता है? उसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो बराबर होता है Q इंटू 2a। ये 2a क्या है? ये माइनस Q और प्लस Q के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे पूछते भाई 2a क्यों लिया, d ले लेते। लेकिन आगे के कुछ फॉर्मूलेस के लिए, उनको इजी फॉर्म में बनाने के लिए 2a ने हमारी हेल्प की, तो हमने 2a याद करना शुरू कर दिया। d ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो Q इंटू d हो जाएगा। मींस डायपोल मोमेंट की क्वांटिटी का मतलब है चार्ज की क्वांटिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, जो दो पोल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ पोल इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज डायपोल मोमेंट। ये तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू 2। सर अगर अनइक्वल चार्जेस हुए तो डायपोल नहीं बनेगा। डायपोल में हमेशा इक्वल चार्जेस होने चाहिए। ओके सर। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि अगर अनइक्वल चार्जेस हैं, जो बड़ा चार्ज है उसका कुछ पार्ट यूज करके एक डायपोल क्रिएट कर लिया, और बाकी बचे हुए चार्ज को मान लिया कि यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट चार्ज भी है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर है -2 कूलम और यहां पर है 3 कूलम, ए और बी पे पड़े हुए हैं, तो मैं इसको इक्विवेलेंट मान सकता हूं कि भाई ए पर रख दो -2, बी पर रख दो 2, प्लस बी पर रख दो 1 कूलम। इन दोनों को ऐड करूंगा तो यही सिस्टम बनेगा। यस सर। ए पे कुछ नहीं, तो मैंने कहा भी एक डायपोल और एक पॉइंट चार्ज है, ऐसा भी सोच सकता हूं, या दो अलग अलग पॉइंट चार्ज हैं, ये भी सोच सकता हूं। क्या ये बात क्लियर? सर ये P वाला फॉर्मूला वहां लगेगा? कहां पे ये वाला फॉर्मूला? यस सर। बिल्कुल लगेगा। कहां की बात कर रहे हो? एक आगे फॉर्म जो ड्राइव करेंगे हम? सर नहीं सर, यहाँ पे जो सर आपने समझाया सर, -2 इसमें? कूलम और 3 कूलम। यस हाँ, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट निकालने के लिए मैं ये लगा सकता हूं, लेकिन ये तो डायपोल ही नहीं है, तो इसमें कैसे लगा दूंगा? यस सर। ठीक, अगर मुझे इस डायपोल का पूछा जाए कितना डायपोल मोमेंट है तो बता सकता हूं, लेकिन ये डायपोल नहीं है। क्लियर? अब हर डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट तो निकाल लिया, उस डायपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन भी होगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन की गई है उस डायपोल के नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ। ध्यान रखना बेटा, इस तरफ होगा ये डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नोट कर लो अपने पास, the direction of dipole moment is from negative pole to positive pole of the dipole. सर रिपीट करना है। The direction of dipole moment is from negative pole to positive pole of the dipole. आज हम इसका एक बहुत आसान सा पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डायपोल पे थोड़ी सी और मास्टरी करेंगे, लेकिन आज बेसिक डायपोल की पहले बात करेंगे हम। बेसिक डायपोल हमारे पास -q और +q, डिस्टेंस 2a। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। E ड्यू टू अ डायपोल। और ये तो अगर स्कूल में पढ़ा दिया है तो ये तो जरूर कराया गया होगा, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। यस सर। स्कूल जाता नहीं सर। बहुत बढ़िया है, तो मैं करवा रहा हूं, आप देख लेंगे बेटा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, करवाऊंगा सब कुछ। जो आपने पिछले पेज पर लिखा था -2 और 3 वाला, सर इसमें तो अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना हो तो हम पहले केवल -2 और 2 का निकाल देंगे। अगर वो पूछता है कि इसका डायपोल मोमेंट कितना है तो निकालना, अगर पूछता है इसका डायपोल मोमेंट कितना है तो ये डायपोल ही नहीं है, तो मैं इसे डायपोल नहीं कहूंगा। ओके सर। ठीक है, चलो
अब इसमें हमने जो बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, उसका पहला केस, ए केस ऑन एक्सियल लाइन। ये क्या कह रहा है भाई, समझो इस चीज को कि यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a, और इसी डायपोल की एक्सियल लाइन पर, यानी कि इसी लाइन के अलोंग कोई पॉइंट दे रखा है हमें P, जो इस डायपोल के मिड पॉइंट से R के डिस्टेंस पर है। हमें इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता कितनी होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमें पता है, तो वही चीज तो यहां यूज करनी है। अरे इस डायपोल में है क्या, इस डायपोल में है क्या, दो पॉइंट चार्जेस ही तो हैं, तो पहले एक की वजह से निकालो, फिर दूसरे की वजह से निकालो, उनका वेक्टर सम कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। फटाफट कर लें, क्योंकि हम इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। तो इस प्लस क्यू की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आएगी, मान लिया वो E1 है। आप बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन डेरिवेशन आता है तो स्टेप्स जरूर लिखेंगे। आप पहले लिखेंगे लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q इज E1 एंड डायरेक्शन ऑफ E1 इज एज शोन इन द फिगर। आपने दिखा दी E1 की डायरेक्शन, E1 वेक्टर इस तरफ है, और इस E1 का मैग्नीट्यूड K Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। क्या ठीक लिखा है? यस सर। फिर डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज E2, तो ये तो नेगेटिव है, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, और E2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो आएगा KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। देखो भाई ये R है, ये A, ये डिस्टेंस भी A और ये डिस्टेंस भी A, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस रह गया R माइनस A, नेगेटिव का हो गया R प्लस A, तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर लिया। E1 बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा है E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो E1 की डायरेक्शन में आएगी, यानी कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस तरफ आएगी, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा E1 माइनस E2 से। भाई वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो और उन वेक्टर्स को ऐड करना हो तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो हमने काम कर दिया भाई, E1 माइनस E2 कर दिया। जब देखें क्या आता है, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो KQ कॉमन ले लूं, 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर आएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर और A स्क्वायर तो कट जाएंगे, यहां आ जाएगा 4RA। क्या ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करें इसको, मैं इसको लिख सकता हूं K2Q2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। मैंने 4 को 2 इंटू 2 किया, बाकी को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया। अब इसमें Q इंटू 2A, तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है, तो इसको तो मैं P से रिप्लेस कर सकता हूं, ये मिल जाएगा 2KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये ठीक है? सर वो R कहाँ गया? अरे R छूट गया, R अब ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ये तो निकल गया हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन भी देनी है, तो मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। किस तरह से कर सकते हैं देखो भाई,
अगर मैं ई वेक्टर बनाता हूं और उस तरफ है 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो है मैग्नीट्यूड, लेकिन इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो राइट में आ रही है, और इस डायपोल के डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अरे वो भी राइट में है। जब मैं इसको वेक्टर बना रहा हूं और इसको भी वेक्टर बना दूं तो डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई भाई, जो पी की डायरेक्शन वही ई की डायरेक्शन, क्योंकि बाकी सब तो पॉजिटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव है, तो जो पी की डायरेक्शन आएगी वही ई की डायरेक्शन, और वो मिल रही है मुझे, तो ये बन गई एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो ये आ रहा है। सर हम वेक्टर्स ना शो करके पी कैप शो कर सकते हैं? है बेटा, जरा बता। सर हम वेक्टर्स ना शो करके पी कैप शो कर सकते हैं? पी कैप शो करेगी तो जो पी मैग्नीट्यूड चाहिए वो तो लगाना ही पड़ेगा साथ साथ, तो पी इंटू पी कैप के साथ पी कैप, बिल्कुल मैग्नीट्यूड और जो था पहले और साथ में पी कैप लगा दो, बात एक ही है। पी इंटू पी कैप तो पूरा पी वेक्टर ही बन जाएगा, तो अलग अलग क्यों लिखूं, एक साथ ही लिख दिया। ठीक है सर। सर ये पॉइंट अगर वहां नेगेटिव की तरफ होता तो अपोजिट आता। बिल्कुल आता, लेकिन इस केस में सेम डायरेक्शन में आएगा हमेशा, इधर ले ले या इधर ले ले। सर हम आर को वेक्टर में नहीं लेंगे? आर को वेक्टर से डिफाइन कर सकते थे, हमने यहां पे पी से डिफाइन किया, हमारे लिए काम आसान था। आर से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेते, इसको रेफरेंस लेके तो भी आर वेक्टर की डायरेक्शन में आता, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम आती, उस रिजल्ट को मैं जनरलाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं पॉइंट इधर ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में आती, लेकिन अगर मैं पॉइंट इधर लेता तो आर वेक्टर लेफ्ट में होता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आती, तो मैं उसे जनरलाइज नहीं कर सकता, फिर मुझे उसे दो पार्ट में लिखना पड़ता, भाई इस तरफ ले रहे हो तो ये लो, इस तरफ ले रहे हो तो माइनस साइन लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा दे। तो सर इन दो चार्ज के बीच में तब भी ये वैलिड है? नहीं, ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये रिजल्ट सिर्फ तब वैलिड है जब हम डायपोल के बाहर एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं। डायपोल एक्चुअल में बहुत छोटा होता है, उनके बीच के पॉइंट्स की बात हम नहीं कर रहे, वो रिजल्ट ये नहीं है। वहां के लिए आप ड्राइव कर सकते हो इसी तरीके से, वो डिफरेंट आएगा, डायरेक्शन भी उल्टी आएगी, डायरेक्शन भी उल्टी आएगी। आप ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते डायपोल में दोनों चार्जेस के बीच के किसी पॉइंट के लिए, ये डायपोल के बाहर, डायपोल एक्चुअल में बहुत छोटा होता है, जिसे हम अगर आइडल डायपोल कहें तो ये 2a को तो मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं बाकी डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में। अभी हम वही केस लेके चलने वाले हैं, तो यह ध्यान रखना बेटा, नोट कर लो बेशक अपने पास कि ये रिजल्ट सिर्फ डायपोल की एक्सियल लाइन पर है और डायपोल के बाहर, इन चार्जेस के बीच में नहीं। सर ए नेगलेक्ट होगा तो ए स्क्वायर तो हो ही जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल वही करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। बस नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब है दैट ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। जो हमने 2a माना था उसका a पार्ट जो है वो r से बहुत छोटा है, 2a भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a इज वेरी वेरी लेस देन r। जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला था 2kp वेक्टर r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं लेके चल रहा हूं कि a r से बहुत छोटा है तो a स्क्वायर को r स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो नीचे रह जाएगा सिर्फ r स्क्वायर। इसको मैं नीचे लिख दूं, बेटर है, ये बेसिक रिजल्ट था, a इज वेरी वेरी लेस देन r, फॉर a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है, ये कम यूज होता है, ये कम यूज होता है, ज्यादा ये यूज होता है शॉर्ट डायपोल के लिए।
सर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो कि मतलब आर मतलब शॉर्ट है कि नहीं है सर, तो शॉर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पे बेटा, कैसे डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, क्या पूछा है। मान लो वो देते हैं डायपोल देते हैं कई बार, और डायपोल की लेंथ देते ही नहीं है। अगर डायपोल की लेंथ नहीं दे रखी तो ए तो तुम्हें गिवन ही नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर वो कई जगह तो हमें ए खुद ही नेग्लेक्ट करना पड़ता है। ठीक है सर। और सर अगर ए दिया भी हुआ है और हमें देख के लग रहा है सर बहुत ही कम है, तो नेग्लेक्ट कर दो बिल्कुल। मान लो ये दे रखा है 2 मिलीमीटर और ये दे रखा है 5 मीटर, क्या करेंगे कैलकुलेशन करके इतनी लंबी, छोड़ दो ना, ए स्क्वायर को हटाओ। ठीक है यस सर। सर हाँ बेटा, सर वो लास्ट राइट पे सर ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू ये लेंथ 12 ही है बेटा। रिजल्ट अच्छा रिजल्ट। ओके सर। नेक्स्ट बी पॉइंट लिखें, इसी का बी पार्ट, ऑन इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैंने लिया ये -q, यहां +q, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां पर अब एक पॉइंट ले लिया मैंने a, जो इसके मिड पॉइंट से सपोज r के डिस्टेंस पर है, और मुझे इस a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मींस इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वही काम करते हैं, पॉजिटिव की वजह से निकालते हैं, नेगेटिव की वजह से निकालते हैं, उनका वेक्टर सम कर देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। एक एक करके यूज करते हैं बेटा। देखो पॉजिटिव की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, जिसको मैंने E1 मान लिया, तो इस E1 का मैग्नीट्यूड होगा KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, मींस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर। क्या ठीक लिखा है ये E1? सर होल स्क्वायर। बेटा अंडर रूट भी था, होल स्क्वायर भी था, तो अंडर रूट खत्म हो गया होल स्क्वायर से। -q की वजह से इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, E2 नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, लेकिन E2 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी वही, डिस्टेंस भी वही। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब मैं E1 E2 का रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। उस प्रोसेस को आसान करने के लिए हमने कंपोनेंट्स यूज किए। मान लिया ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये रेफरेंस लाइन बनाई डायपोल के पैरेलल, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा। तो E1 और E2 जिनके मैग्नीट्यूड सेम हैं, उनके साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी, नेट E, और ये नेट E जो आएगी दैट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या मैं सिंपली लिख दूं 2E1 cos थीटा। बात एक ही है, क्योंकि E1 E2 तो बराबर ही है। यस सर। और इसमें पुट करते हैं अब डाटा। 2E1 क्या है? E1 KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मैं इस ट्रायंगल से निकालूं जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है A और हाइपोटेन्यूज है A R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। यस सर। न्यूमरेटर में देखो Q इंटू 2A, ये Q इंटू 2A तो बन जाएगा डायपोल मोमेंट P। तो मैं इसको लिख सकता हूं KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये मिल गया भाई मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन
लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है, नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। डायपोल मोमेंट तो माइनस क्यू से प्लस क्यू राइट डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आ रही है, एग्जैक्टली लेफ्ट में। तो यहां पे इसको वेक्टर बना के एक नेगेटिव साइन लगा दूं तो डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगी इसमें। यस सर। ये बन गया हमारा रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में। आसान पार्ट चल रहा है सारा। यस सर। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर बुक में एक स्टेटमेंट लिखी थी कि शॉर्ट डाइपोल्स आर स्ट्रॉन्ग डाइपोल्स, तो इसका रीजन क्या होगा? देख, डायपोल मोमेंट जो डिफाइन किया वो होता है Q इंटू 2a। जो अगर मुझे एक डायपोल चाहिए जिसका डायपोल मोमेंट इफेक्टिव हो, 2a तो हमने बहुत छोटा कर दिया। शॉर्ट डायपोल मींस उसमें चार्जेस की वैल्यू बड़ी रखेंगे तभी तो वो इफेक्टिव होगा, वरना चार्जेस भी छोटे कर दिए तो करेगा क्या ये? यस सर। तो शॉर्ट डायपोल को हम स्ट्रॉन्ग डायपोल इसलिए कहते हैं कि उसमें चार्जेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सर डायपोल क्रिएट करने का मेन रीजन क्या था? क्रिएट करने का रीजन नहीं है, एक्चुअली में डायपोल्स हमें बहुत जगह मिले तो हमने उसकी स्टडी की भी, और डायपोल है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर कैसे होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, इन सबको पढ़ना शुरू कर दिया। और जहां जहां नजर आ रहे थे वहां अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे केमिस्ट्री में आपने कई जगह डायपोल्स पढ़े होंगे कि वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, एक डायपोल क्रिएट हो गया। कभी ऐसा किया है? यस सर। डाइपोल और डायपोल यस सर पढ़ रखा है सर। हाँ, तो कई जगह हमें ऐसी चीजें नजर आनी शुरू कर दी तो हमने एक टॉपिक ही बना लिया डायपोल को यूज करते हैं, स्टडी करें कैसा है। तो उसकी स्टडी चल रही है ये अभी, हमने अपनी तरफ से खुद पहले क्रिएट नहीं किया था बेटा। ठीक सर। सर लेकिन अगर चार्जेस सेम हो तो फिर तो और डिस्टेंस ज्यादा हो सर तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा फिर, मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस से। डायपोल मूवमेंट तो ज्यादा होगा, इफेक्ट कम आएगा उसका सर, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ज्यादा ही आएगा फिर फॉर्मूले के हिसाब से। किसके हिसाब से? फॉर्मूले के हिसाब से P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। मतलब आप कह रहे हो कि P बढ़ जाएगा, लेकिन अगर P बढ़ा तो ये R और A भी ज्यादा नहीं होंगे। एक तो डायपोल के बाहर की बात करनी है, लेंथ आपने बढ़ा दी तो A भी बढ़ेगा और R भी बढ़ेगा। यस सर। A भी बढ़ेगा और R भी बढ़ेगा। जरा ये भी पुट करके देखो साथ में, ऊपर तो A एक बार आ रहा है और नीचे तो A स्क्वायर और उसका भी पावर आ रही है, तो नीचे इफेक्ट A के बढ़ाने से ज्यादा होगा या ऊपर? देखो, अगर आप A को चेंज करते हो तो न्यूमरेटर में भी चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में भी चेंज आएगा, लेकिन मेजर इफेक्ट किस में आएगा, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? नहीं सर, सर मैं चार्जेस के बीच की बात कर रहा हूँ। P इज इक्वल टू 2a इंटू Q। उसके लिए तो फॉर्मूला ही नहीं है ये। आप तो डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हो ना बेटा? हाँ जी सर। सर जो अगर कोई दो चार्जेस हैं उनके बीच में तो डायपोल मूवमेंट हो रहा है। हाँ सर, तो उसमें अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा ही होगा ना। अच्छा, तुम डायपोल मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा बेटा। उसका इफेक्ट हम किसी डायपोल को हम यूज क्यों कर रहे हैं? अगर मैं डायपोल की स्टडी कर रहा हूं तो मेरे को सिर्फ डायपोल मिल जाए काम चल जाएगा, लेकिन उसका क्या काम है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराना, उसका यूज करना। क्या कह सकता हूं? तो अल्टीमेट रिजल्ट तो मुझे ये चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से मैं फोर्स लगा सकूं। यस सर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, जितना शॉर्ट डायपोल होगा उतना ये अच्छा रहेगा रिजल्ट, उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। जितना शॉर्ट डायपोल होगा उतना रिजल्ट बेटर आएगा सर, क्योंकि P तो बढ़ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर और भी ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब हमें कहा गया कि एक डायपोल मोमेंट यूज करना है, आपको कहा गया कि एक डायपोल मोमेंट यूज करना है। एक आपने शॉर्ट डायपोल लिया, एक लॉन्ग डायपोल लिया, सेम डायपोल मोमेंट का, क्या दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? नहीं, ए पे डिपेंड करेगी। जिसका ए ज्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, और अगर मैं उसके डायपोल मोमेंट को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। हाँ बेटा।
सर मतलब पी को कांस्टेंट करके तब हम ये चेक कर रहे हैं। भाई हम कहते हैं शॉर्ट डायपोल इज अ स्ट्रॉन्ग डायपोल। स्ट्रॉन्ग किस सेंस में कहेंगे? जब उसका इफेक्ट अच्छा होगा। इफेक्ट कौन बताएगा? इंटेंसिटी ज्यादा देगी। इंटेंसिटी। अगर मैं डायपोल मूवमेंट को कंपेयर करूं, बट ठीक है, आपने 2a छोटा कर दिया और आपको वही डायपोल मूवमेंट चाहिए तो Q ज्यादा होना चाहिए। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से ही तो है। जितना बड़ा Q रखोगे उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी। और उसको अगर मैथमेटिक्स से चेक करना है तो फॉर्मूला आपके सामने है, इससे कर सकते हो। क्या लिंक कर पा रहे चीजों को अब? सर तो मतलब हम अगर इसे मानेंगे तो पी कांस्टेंट होगा तभी तो क्यू बड़ा होगा। हाँ अच्छा, तुम ये कह रहे हो एक शॉर्ट डायपोल एक लॉन्ग डायपोल, एक शॉर्ट डायपोल एक लॉन्ग डायपोल, और आपने उसमें क्या किया? क्या चीज सेम रखना चाह रहे हो आप? चार्जेस सेम रखना चाह रहे हो? ये सर कोई एक चीज तो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। करो, आप चार्जेस कांस्टेंट कर दो। अगर चार्ज कांस्टेंट करोगे तो फॉर्मूला ये वाला यूज कर लें जिसमें चार्ज की फॉर्म में है। यस सर। आपने Q को फिक्स कर दिया, अब आप A वेरी कर रहे हो। A छोटा रखा तो शॉर्ट डायपोल, A बड़ा रखा तो लॉन्ग डायपोल। ठीक है, अब A को अगर बढ़ाते हो तो ये इफेक्ट आपको क्या लग रहा है, बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। A को बढ़ाओगे तो, अरे A ऊपर के साथ साथ नीचे भी है सर। ये सर कम होगा। नीचे का फैक्टर बड़ा है, A स्क्वायर आ रहा है। यस सर 3/2। यस सर। अब अगर तुम डायपोल मूवमेंट को नीचे कम फिक्स कर रहे हैं, आप कहते हो चार्ज को फिक्स कर दो, चलो कर दिया फिक्स, तब भी आप जितना बड़ा डायपोल करते जाओगे उसका इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। हाँ या ना? यस सर। क्या अब लिंक हो रहा है? यस सर। नारायण पांडे सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है आपकी, 4 बजे भी क्लास है सर, प्लीज रिकॉर्डिंग इसके अपलोड कर। हाँ अपलोड तो हो जाएगी, इतनी लेट क्यों ज्वाइन की? और शाम की क्लास तो ट्यूटोरियल क्लास है, ये थ्योरेटिकल क्लास जो थ्योरी रहती थी उसके आगे कंटिन्यू किया है बेटा ये तो। चलो ये क्लियर है सर? अभी तो चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना सर? नहीं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर से एक ट्यूटोरियल शीट होगी, ट्यूटोरियल क्लास होगी। ये एक बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें 2 ट्यूटोरियल क्लास दी गई है, लेकिन बाकी चैप्टर जो छोटे होंगे उसमें चैप्टर खत्म होने के बाद ट्यूटोरियल क्लास होगी। एडवांस के क्वेश्चन होंगे? एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और मेंस के तो मेन होंगे ही होंगे। सर अभी ये कितना बचा है ये डायपोल के बाद? अभी बहुत है, ये चैप्टर 1.5 से 2 महीने चलता है। इसके अंदर कैपेसिटेंस भी आता है ना, वो अलग से दे रखा है एनसीईआरटी। हाँ नहीं, हम कैपेसिटेंस इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर हमारा पूरा एक चैप्टर है और 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं इसमें। तो सर एक क्वेश्चन था सर, डाइपोल का मतलब क्या होता है? मतलब डाइपोल मूवमेंट का क्या मतलब होता है उसका? ये तो मैं अभी विजुलाइज नहीं करा सकता, कोशिश करूंगा कि आगे आपको समझ में आए। अभी तो सिंपल ये ध्यान रखना है, एक नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल मींस -Q प्लस Q किसी पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे हैं तो इसको हमने डाइपोल नाम दे दिया है। डाइपोल इसलिए कहा कि 2 पोल्स है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करके जैसे हम बार मैग्नेट की बात करते हैं। बार मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वो भी एक डाइपोल है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल। वो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल है। लेकिन डाइपोल मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे बाकी चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा अभी नहीं, थोड़ा टाइम के बाद समझ में आएगा फिर ये। चलो सर हम सेकंड वाले पार्ट में भी ए को नेग्लेक्ट करेंगे। अच्छा हाँ, इसका केस कर लें। इसमें भी वो शॉर्ट डाइपोल का केस ले लो। फॉर ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर ये अजम्पशन लेता हूं तो ई वेक्टर बन जाएगा के पी वेक्टर, नेगेटिव भी था, अपॉन आर क्यूब। आर स्क्वायर को आर क्यूब के ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आर क्यूब बन जाएगा
क्योंकि पावर 3/2 भी है। यस सर। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, माइनस साइन फिर रह गया, डायरेक्शन उल्टी होती है। यानी कि किसी डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की ही डायरेक्शन में होगी, और किसी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सर इक्विटोरियल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहीं भी परपेंडिकुलर नहीं, एग्जैक्टली बाइसेक्टर पर। ओके सर। ओके सर। हाँ ये हाफ हो गया, बिल्कुल बेटा, ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये चीज फंडा ध्यान रखना है कि अगर ये -q और ये +q एक डायपोल दे रखा है, और इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट A जो इससे r के डिस्टेंस पे है, और इक्वेटोरियल लाइन पे B वो भी r के डिस्टेंस पर है। अगर A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है EA वेक्टर, और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है EB वेक्टर, और दे रखा है दैट R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो मैं कह सकता हूं दैट EA वेक्टर इज 2 टाइम्स EB वेक्टर। क्या ये ठीक है? क्या ये सही है? सर डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन गलत है, माइनस। अब सही है, अब सही है। मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक लिखा था, लेकिन डायरेक्शन गड़बड़ थी। EA की डायरेक्शन तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, EB अपोजिट डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर्स को इक्वेट कैसे कर दूं? किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ, नेगेटिव लगा दिया, अब डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई। अब ये रिजल्ट ठीक आ रहा है। क्या ये क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। इसका एक थर्ड केस रह गया है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और इसके आगे की फिर प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करेंगे। सर और आज शाम की क्लास में सर हम क्वेश्चन करेंगे, सर आप करवाएंगे? मैं दूंगा, पहले आप करेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। ओके सर। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हो सकता है मिले, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ पुराने कॉन्सेप्ट जो पढ़ लिए हैं उन्हीं पे प्रैक्टिस भी होगी। यस सर। सर हाँ बेटा। डायपोल से रिलेटेड सर क्वेश्चंस मैंने होंगे। आपको मैसेज करा है सर, आप रिप्लाई करना ना प्लीज, फ्री हो क्या आप? ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। सर जो मैंने क्लास शुरू होते ही क्वेश्चन डाला था चैट में, हाँ उसका आंसर अलग दे रखा था। उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो वो r³ के टर्म में दे रखी थी डिनोमिनेटर में। मैंने चैट में आंसर डाल रखा है। चैट में आंसर डाल रखा है? हाँ सर, जो मैं अच्छा, शुरू में कर जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो रिंग वाला था ना? यस सर। रिंग है, अगर वो r² की टर्म में आंसर दे रखा था उसमें। यहां निकालना था कि कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो होती है r/√2 पे। कितनी होगी? कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो रिंग पे होता है वो होता है KQX, अगर ये x है, अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, यही फॉर्मूला होता है। इसमें x की जगह पे r/√2 पुट कर दो, तो KQ r/√2 अपॉन r² प्लस r/√2 का स्क्वायर मतलब r²/2 की पावर 3/2। ठीक लिखा है? ये मिल जाएगा KQ r/√2 अपॉन 3r²/2, पावर 3/2, तो 3√3 अपॉन 2√2, 3/2 का पावर 3/2, तो ये बन गया। और बाकी था r², तो वो बन जाएगा r³। यस सर। ठीक, तो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है। तो आंसर आ गया 2KQ अपॉन 3√3r³। क्या ये आंसर नहीं दे रखा? यस सर, तो ये KQR होगा ना एक। अच्छा, स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन में शुरू में लिख रखा है कि क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन एट L greater than is R। तो इसके अंदर हम ये निकालेंगे करेक्ट आंसर अपना, तो उसके अंदर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसको। अरे वो तो अलग क्वेश्चन था, ये तो हमने लिया है जब x r/√2 है। आप पूछ रहे हो x बहुत बड़ा है
तो आंसर सिंपल सिंपल k³/l² बन गया था। यस सर। वो तो अलग क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स थे सर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, उसमें ये भी पूछा था और वो भी पूछा था? यस यस सर, दोनों पूछ रखा है और तीसरा भी पूछ रखा है एक ही में। यस सर। देख तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 7th नंबर क्वेश्चन है DPP 6 का। DPP 6-7, ठीक है मैं देखता हूँ बेटा, ये कुछ गड़बड़ की है अपलोडिंग में फिर। सर जो आपने और सर सर जैसे होमवर्क दिया था फिजिक्स सर की उसका DPP में आंसर 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी आ रही है। हैं? केमिस्ट्री हाँ सर, एक आया था बस और केमिस्ट्री में फिजिक्स का आ गया था वो। करवाता हूँ, एक ही क्वेश्चन पेश हुआ था। करवाता हूँ। सर आप आंसर बता दीजिए सर। किसका? सर आपने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था सर, मैच करना। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया मैंने करवाया था आज सुबह, ये वाला? सर नहीं सर, ये तो ये नहीं सर, वो एक रिंग पड़ी थी हॉरिजॉन्टल पे। एक रिंग के ऊपर पॉइंट एक रिंग थी, ऊपर एक उसकी पोजीशंस निकालनी थी, जो कि कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस होंगी और स्टेबल है अनस्टेबल है। ये शाम की क्लास में डिस्कस करूंगा और सोचो जरा, शाम की क्लास में पक्का होगा ये क्वेश्चन, बढ़िया है, रिपीट भी करूंगा। पहले तो ये निकालना है, हाँ पहले तो ये निकालना है कि कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस होंगी और जितनी भी होंगी उनके बारे में बताना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। सर हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस वक्त। वैल्यू नहीं निकालनी, कितनी, नंबर ऑफ पोजीशंस। पोजीशन निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टेबल होगी सर। यस सर, बहुत अजीब टेबल होगी सर वो। हाँ, इस वीकेंड में तो फैजल सर की क्लास कैंसिल हो सकती है क्या? इस वीकेंड टेस्ट में, इस वीकेंड टेस्ट है तो फैजल सर की क्लास कैंसिल हो सकती। फैजल सर की क्लास कब है? वो तो शाम को वो है ना। अरे वो ट्यूटोरियल क्लास है सर, आज है वो ट्यूटोरियल क्लास है, आपको वही प्रैक्टिस कराई जाएगी जो आपके एग्जाम में आना है, तो आपको हेल्प मिलेगी उसमें। यस सर। ओके सर। मिलते हैं बेटा, बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय।